बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जवाब दिया है DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो DGISPR ने आज से 2 दिन पहले की थी। उसके बाद बहुत भूचाल मचा रहा पूरे पाकिस्तान में, हर तरफ रोला पड़ा हुआ था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है इस वक्त, और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और असद कैसर, इन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। और जो अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, DG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो 3 घंटे से ज़्यादा की। ये चंद जुमलों में उस पूरी का जवाब है। नंबर 1, इन्होंने कहा जी दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ है। हर हमला जो होता है, जो दहशतगर्द करते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर होता है और उसका पाकिस्तान को नुकसान होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर दहशतगर्द हमले के खिलाफ है, उसकी मजम्मत करती है। अब DG कहते हैं कि एक जमात पर हमला क्यों नहीं होता, यानी DGISPR ने देखे ना ये कहा कि एक जमात है उसके ऊपर हमला क्यों नहीं होता। और दूसरी तरफ वो जमात क्या कह रही है, वो जमात कह रही है कि हर हमला पाकिस्तान पर हमला होता है। तो एक ऐसी सोच जो कौमी सोच है उसमें कितना फ़र्क होता है, और एक जो सियासी सोच है, यानी DGISPR जिनकी एक कौमी सोच होनी चाहिए, वो कौमी सोच नहीं है, वो एक सियासी सोच है ऐसा लगता है। और PTI ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वो ये कहते हैं जी हर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला है। दूसरा नुक्ता उनका ये है कि हम मासूम लोगों की नकल मकानी और उनकी शहादतों को कबूल नहीं कर सकते। ये जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, नकल मकानी करवाना कि लोग निकल जाएं अपने इलाके खाली करके और मासूम लोग मारे जाएं, निहत्ते लोग मारे जाएं आपकी पॉलिसी के नतीजे में, हम ये कबूल नहीं करेंगे। नंबर 3, उन्होंने कहा जी कि हम पर अफसोसनाक इल्ज़ामात लगाए गए। सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ ना किया जाए, मुतल्लका फोरम पर आएँ, वहाँ बात करें। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और ना हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बड़ी सेन अप्रोच है। DGISPR का बनता नहीं है कि पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो मुतल्लका फोरम है, वहाँ पे आके आप डिस्कस कर लें। नंबर 4, उन्होंने कहा जी 21 जमातों का एलामिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली ये नहीं कहती कि आपका तरीक़ाकार गलत है। ये 21 सियासी जमातों का एलामिया था, और वो जो 21 जमातें हैं उनका एलामिया बाकायदा असद कैसर ने सहाफ़ियों के हवाले भी कर दिया। उन्होंने कहा जी अमन जरगा में तमाम फ़रीक़ैन को हमने दावत दी और वहाँ इत्तफ़ाक़ किया गया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौजूदा पॉलिसी जो एस्टेब्लिशमेंट की है, जो बंद कमरों में बन रही है, वो पॉलिसी गलत है। नंबर 5, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में इमरान खान को बाहर नहीं रखा जा सकता। देखिए ना, इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन है। अगर आसिम मुनीर साहब से भी आप पूछेंगे कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल कौन है या अवाम सबसे ज़्यादा बात किसकी सुनती है, तो आसिम मुनीर साहब कभी भूल कर भी अपना नाम नहीं ले सकते। वो यही कहेंगे कि इमरान खान ऐसा आदमी है जिसकी पूरा पाकिस्तान बात सुनता है। फिर एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो वाहिद जमात है जो इस वक्त अवाम और इदारों के बीच में जो खलीज मौजूद है उसको पुर करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। वरना ये खलीज कम नहीं होगी, लोग और मजीद नफरत करते जाएंगे। वो सियासत की वजह से होती है। देखिए, जनरल बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन पहले ये कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तानी लोग प्यार नहीं करते। इस किस्म का एक उन्होंने गिला किया था। अल्फाज शायद मेरे आगे पीछे हो जाए। तो उन्होंने कहा उसकी वजह यह है कि हमने बहुत ज़्यादा सियासत में मुदाखलत की है। तो ये वाला गंद तो जनरल बाजवा ने खुद भी मारा था, अभी भी मारा जा रहा है। अच्छा जी, एक और उन्होंने जो गिला किया, उन्होंने कहा जी मरकज़ी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स फ्राहम नहीं कर रही और खैबर पख्तूनख्वा का पैसा रोक कर बैठे, जिसकी वजह से अवाम की तरक्की पर पैसा नहीं लगाया जा सक रहा। क्योंकि एक और नुक्ते में उन्होंने कहा कि ये DGISPR ने कहा कि दहशतगर्द पैसों के गुलाम है। कुछ $400 दे तो इधर बंदा मार देते हैं, $600 दे तो उधर बंदा मार देते हैं। तो अगर ये बात ठीक है तो इसका सादा सादा मतलब ये है कि वहाँ बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, गुर्बत है, गुर्बत ख़त्म की जाए, ताकि लोग दहशतगर्दों के साथी बनने की बजाय अमन व अमान की ज़िंदगी को तरजीह दें। ये जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बड़ा तफसीली उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखी। मेरे ख्याल में DGISPR को ना अब सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तौबा करनी चाहिए। इससे बयानिया नहीं बनता, उल्टा नुकसान हो जाता है। और देखें ना, ये DGISPR तो चला जाएगा,
अब अहमद शरीफ है ITG है ASPR, कल इनके वालिद फौज में हो सकते थे, परसों कोई और था, उससे पहले कोई और था, उससे पहले कोई और था, सारे चले गए। अब जनरल बाजवा जो गंद मार के गया है वो फौज की तारीख का हिस्सा बन गया। जनरल मुशर्रफ ने जो बेशर्मी की है वो फौज की तारीख का हिस्सा बन गई। जनरल ज़ियाउल हक ने जो इस कौम के साथ बेशर्मी की वो इस तारीख का हिस्सा बन गई। याह्या खान ने जो बेगैरती की वो भी इस तारीख का हिस्सा बन गई। तो ये अहमद शरीफ साहब भी रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं ये तारीख का हिस्सा बन जाएगी और इदारे के ऊपर एक दाग और लग जाएगा। तो बजाय इसकी कि दागदार करें, रुकें, अपने आप को होल्ड करें, गुस्से पे काबू पाएं और एक सियासी जमात से लड़ना आप बंद कर दें। सियासी जमात अवाम के हाथों तबाह होती है, इदारे उसको तबाह नहीं कर सकते, आपसे होगा नहीं। नाज़रीन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक काफिला जो इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवाना हुआ, ऐसा लग रहा था कि GT रोड के ऊपर एक जंग लगी हुई है। जगह जगह GT रोड पे पुलिस के नाके, जगह जगह पुलिस की नफरी खड़ी है और इस काफिले के साथ साथ एक डबल केबन डाला और एक कार, उसके अंदर मखसूस नामालूम लोग और उनकी हिफाजत के लिए चंद गाड़ियां और बीच में पुलिस की एक लेयर, ये भी इस्तेमाल की गई। अब इन बंदों की, नामालूम लोगों की ड्यूटी क्या है? ये गाड़ियां तोड़ देते हैं। यानी जहां पे भी देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गाड़ियां काफिले में शामिल हो रही हैं, ये गाड़ियों को डंडे मार के तोड़ते हैं और भाग जाते हैं। ये गाड़ियां तोड़ रहे हैं ताकि काफिले के अंदर गाड़ियां शामिल ना हो सकें, और अगर आगे कुछ लोग इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी गाड़ियां छोड़ दें या छुपा लें और काफिले का हिस्सा ना बने कि यहां तो गाड़ियां टूट रही हैं। देखिए, ये जो है ना, सबसे पहले ये सिलसिला आजमाया गया मौजूदा फस्तायत के दौर में। 2014 में ये किया था गुल्लू भट्ट ने पुलिस के साथ मिलकर। मिनहाजुल कुरान के बाहर बहुत सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, इन्होंने गाड़ियां तोड़ना शुरू कर दी, ये सोच करके मिनहाजुल कुरान के अंदर जो लोग मज़ामत कर रहे हैं, जब वो अपनी गाड़ियां टूटती हुई देखेंगे तो वो गाड़ियों में बैठ के भाग जाएंगे और वो यहां नहीं आएंगे, या मजीद लोग जो यहां आने का सोच रहे हैं गाड़ियां लेकर, वो यहां नहीं आएंगे। तो ये गुल्लू भट्ट ने और पुलिस ने ये फार्मूला सबसे पहले इस्तेमाल किया था मॉडल टाउन में। अच्छा, उसके बाद ये इस्तेमाल हुआ 2022 में 25 मई को यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी तोड़ी गई, बहुत सारी और गाड़ियां तोड़ दी गई। फिर ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया 2023 में मार्च के महीने में जमान पार्क में, वहां बहुत गाड़ियां तोड़ी पुलिस ने, बल्कि कुछ लोगों की एक एक दर्जन गाड़ियां टूट गई। सैकड़ों गाड़ियों के शीशे इन्होंने तोड़े, गाड़ियों को तबाह कर दिया, और ये इसलिए किया ताकि लोग अपनी गाड़ियां लेकर ही ना आए। उसके बाद 9 मई को इसी तरह के नामालूम अफराद को इस्तेमाल किया गया, और 9 मई में आप कुछ ऐसे मनादिर देखते हैं जहां के गुल्लू भट्ट टाइप के लोग, जो सरकारी लोग हैं, वो मुंह पे नकाब पहन के गाड़ियां तोड़ रहे हैं, और वो सारी गाड़ियां भी PTI के खाते में डालनी और बाद में कहा ये फितना जमात है। हालांकि वो गाड़ियां तोड़ने वाले नामालूम अफराद थे, उनके जूतों से, उनकी चाल ढाल से, उनके नकाब पहनने से सब पता चलता है। तो वहां इन्होंने बड़ी तबाही फेरी थी। उसके बाद आप आ जाए 9 मई के बाद ये बार बार गाड़ियां तोड़ने का सिलसिला जारी रहा, और आज भी हम वही देख रहे हैं कि नामालूम अफराद जो है वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं। ये पंजाब में होता है और ये बार बार होता है। इसको बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों के घर तोड़ दो, उनकी गाड़ियां तोड़ दो। और हालत इनकी ये हो गई है कि जो काफिला है उसको छोटा करने के लिए, कि कहीं पे कोई इस्तकबाल ही ना करने के लिए इकट्ठे हो जाएं, उसे रुकने नहीं देते, कहते निकलो निकलो मत जाओ जाओ जाओ, यहां से जाओ। वो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब रुके, उन्होंने कहा जी मैं मस्जिद में नमाज पढ़ लूं, तो पुलिस वाला कहता है ये होगी आपकी नमाज, जाएं आप यहां से। क्योंकि हर पुलिस वाले को मुसीबत पड़ी हुई है कि अगर ये थोड़ी देर रुकेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे, लिहाजा इनको निकालें जितनी जल्दी होता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के बेटे को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। अचकज़ई साहब के बेटे के लिए भी यही सब कुछ किया गया। अमजद खान न्यादी साहब हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई MPAs MNAs को गिरफ्तार किया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। गुज़िश्ता 2 दिनों से चादर और चार दीवारी का लगातार जो है तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जफ़र इकबाल गोंदल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब ने भी और दीगर सहाफ़ियों ने भी खबर दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंजरवाल में कारकुन है राशिद यूसुफ, उनके घर के ऊपर पुलिस अटैक करती है, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। पुलिस अटैक करती है, हमला करती है, कोशिश करती है गिरफ्तार करने की, उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और वो उनकी जान नहीं बच सकी, वो फौत हो गए। तो एक और पॉलिटिकल कारकुन ये पुलिस गर्दी की नज़र हो गया पंजाब में।
तो आईजी पंजाब के दामन पे एक और सियासी कारकुन का खून लग गया। आईजी को अभी तक जिले शाह सोने नहीं देता, तो आईजी को नींद कैसे आती होगी? एक के बाद एक सियासी कारकुन वो कत्ल कर रहे हैं। यानी इस आदमी का कोई जुर्म नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, कोई मंशियात फरोश नहीं है, कोई असले का स्मगलर नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है, लेकिन पुलिस दहशतगर्दों की तरह लोगों के घरों पे धावे बोलती है, चीज़ें तोड़ती है, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। अब ये शख्स जो है इसको अस्पताल पहुंचाया गया और इनका इंतकाल हो गया सहाफ़ी मोहम्मद उमैर साहब की खबर के मुताबिक। ये है नाज़रीन सूरत हाल। अब ऐसे में हुकूमत कहती है कि वो मुज़ाकरात करेगी। आपको लगता है कि ये कोई सेन अप्रोच है कि एक तरफ आप मार कुटाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मुज़ाकरात होंगे? देखिए, इन्हें मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नहीं है और इन्होंने मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने अपना टाइम पूरा करना है और टाइम पूरा करने के लिए मार कुटाई भी करेंगे, जुल्म भी करेंगे, जबर भी करेंगे। ये 5 साल इन्होंने किसी तरह गुजारना है और फिर इन्होंने अवाम के रद्देमल को रोक कर रखना है। अगर अवाम ने इनसे छुटकारा हासिल करना है तो उसे निकलना पड़ेगा और जब अवाम निकल जाएगी तो वो इनका आखिरी दिन होगा। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि इनके पास इखलाकी जवाब कोई नहीं है। आलमी सतह पर भी, पाकिस्तान के अंदर भी सब लोग ये जानते हैं कि इनके पास इस हुकूमत को जारी रखने का कोई इखलाकी और कानूनी और आईनी जवाब नहीं है। जिस दिन लोग निकलेंगे इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अब नाज़रीन, इसमें एक चीज़ आप और देखें कि कराची में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा जाता है कि आपको मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। मैंने 2 दिन पहले कहा कि फिर पीटीआई को जलसा भी करना चाहिए। अब पीटीआई ने जिना बाग में जलसे के लिए जो है वो दरख्वास्त दी, मगर जलसा करने से सिंध हुकूमत ने मना कर दिया और वजह जो बताई गई वो सिक्योरिटी खदशात हैं। एक तरफ डीजी ISPR कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर दहशतगर्द हमला क्यों नहीं करते, दूसरी तरफ सिंध की हुकूमत कहती है कि जनाब सिक्योरिटी का खदशा है लिहाजा हम आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। यार एक तरफ खड़े हो जाए ना, या तो डीजी ISPR झूठ बोल रहे हैं या फिर सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है। अगर तो डीजी ISPR सच बोल रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर हमला नहीं हो सकता दहशतगर्दों का, तो फिर तो उन्हें जलसा करने की इजाज़त देनी चाहिए और अगर नहीं देनी तो फिर सिक्योरिटी को आप रीज़न ना बनाएं, आप कोई और वजह बता दें। नाज़रीन, 4 चीज़ें मुमकिन तौर पे हो सकती हैं सुहेल अफरीदी साहब के दौरा कराची के दौरान। एक तो जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है कराची का, उन्होंने मना कर दिया। ब्रिगेडियर साहब इन्होंने लिख के दे दिया, जनाब नागुज़ीर वजूहात हैं, हम आपको दावत हमने दी थी लेकिन अब हम पीछे हट गए तो आपके साथ हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो ताजिरों के साथ प्रोग्राम किसने कैंसिल करवाया हम सब अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे या आगे बढ़े इस वक्त, या कम से कम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत में आगे बढ़े। वो वफाक के ज़रिए से उनके वसाइल और उनका पैसा भी रोक कर बैठे हुए हैं, उन्हें पैसा भी नहीं दे रहे और साथ ही साथ जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ताजिर जाना चाहते हैं या कारोबारी लोग जाना चाहते हैं उनके रास्ते में भी रोड़े अटका रहे हैं। अब ये चेंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो होनी थी वो कैंसिल हो गई, करवाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, आप सब जानते हैं। तो 3-4 चीज़ें नाज़रीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका ख्याल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और सुहेल अफरीदी की टीम को रखना पड़ेगा कराची में। नंबर 1, अपने काफिले की गाड़ियों के हवाले से उन्हें बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास खबर है कि कुछ गाड़ियां जिन पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के स्टिकर्स भी होंगे वो काफिले में शामिल करवाई जाएगी और ये जो गाड़ियां शामिल करवाई जाएंगी इनके हवाले से फिर एक मामला उठेगा। ये चीज़ अपने जहन में रखें कि ये हो सकता है और गाड़ियां शामिल करवाई जाएंगी। नंबर 2, सुहेल अफरीदी की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ इजाफी इकदाम जो कराची और हैदराबाद दौरा इस हवाले से करने चाहिए। नंबर 3, पीटीआई के कुछ धड़ों में सुहेल अफरीदी के सामने झगड़ा करवाने की कोशिश की जाएगी और उसको एक नेशनल इशू के तौर पे उठाया जाएगा और पूरा पाकिस्तान का मीडिया उसे चलाएगा। ये भी एक प्लान है। और चौथी चीज़ मैं आपको वक्त से पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि ये प्लान नाकाम किए जा सकें। चौथी चीज़ ये है कि बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। 2 ऐसे इवेंट हैं जहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कराची के सिंध के सहाफ़ी हैं वो ऐसे किसी भी घटिया खेल को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुहेल अफरीदी ने नाज़रीन एक बात उठाई, FCR के कानून का उन्होंने हवाला दिया बात करते हुए। इससे पहले और लोग भी ये हवाला दे चुके हैं। FCR था क्या? ये FCR एक फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, एक ऐसा काला कानून था जो 1901 में अंग्रेज सरकार लेकर आई थी इन इलाकों को जो फ्रंटियर के एरियाज हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। FCR
इसे 2018 में खत्म किया गया था, यानी 117 साल तक यह कानून नाफिज रहा। इस पे जनाब सुहेल अफरीदी कहते हैं हमारे साबका फाटा में एक ऐसा काला कानून था FCR, जिसकी बुनियाद इंसाफ के बजाय खौफ, वहशत, दहशत और इज्तमाई सजा वगैरह पर थी। इस कानून में किसी भी शख्स को सफाई का हक हासिल नहीं था, बल्कि रियासती नुमाइंदा ही मुनसिफ, गवाह और जल्लाद होता था और इख्तिलाफ राय को बगावत समझा जाता था। पंजाब और वफाक की जाली हुकूमत में जो फस्तायत दिखाई दे रही है वो इसी काले कानून की जदीद शक्ल महसूस होती है। सियासी इख्तिलाफ को जुर्म बनाना, रियासती ताकत के जरिए खामोशी मुसल्लत करना, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और इजहार राय और जलसे और जुलूसों पर कदगने लगाना, ये सब वो औजार हैं जो कभी FCR के तहत इस्तेमाल होते थे। ये सब आज पूरे पाकिस्तान पर लागू हो चुके हैं। यूं महसूस होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का मकसद मुल्क और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, बल्कि इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। तारीख बताती है कि ऐसे निज़ाम वक्ती तौर पर खामोशी तो पैदा कर सकते हैं, मगर उसके बाद का शोर काफ़ी ज़ोरदार होता है। ये नादरीन सुहेल अफरीदी साहब ने FCR का हवाला देकर बताया कि आज पूरे पाकिस्तान के ऊपर FCR लगा दिया गया है। अंग्रेज़ों की कॉलोनी था ये पूरा रीजन, तो उन्होंने गुलामों की तरह ट्रीट किया और ऐसे गंदे कवानीन बनाए, लेकिन आज उस तरह के कवानीन पे इम्प्लीमेंट पूरे पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। नादरीन, अडियाला जेल में आज भी मुलाकात ना करवाने का दिन था। जुमेरात का दिन है, अदालती ऑर्डर मौजूद हैं, बंदे जेल के बाहर खड़े हैं और आज भी इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मुलाकात नहीं करवाई गई, क्योंकि अदालती अहकामात को बूटों तले रोंदने का दिन था। आज आइन और कानून के कत्ल का एक और दिन था और आज अडियाला जेल में मुलाकात ना करवाने का दिन था। एक कैदी के बुनियादी हुकूक गसब करने का दिन था, तो आज एक मरतबा फिर मुलाकात नहीं हुई। नादरीन, ये जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, मैं ये आप नहीं कह रहे। रिपोर्टिंग के मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला है, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 1100 रुपए का बहुत महंगा हुआ करता था, 1100 रुपए का आटे का थैला जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहुत महंगा हुआ करता था, अब उसकी कीमत 2400 रुपए से बढ़ के 2600 रुपए हो गई है। काफी संभाल लिया पाकिस्तान को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम ने। इस कामयाबी का सेहरा भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी पूरी टीम को जाता है कि वो आटा जो इमरान खान के दौर में, मेरी बात जनरल बाजवा को भी दे दें थोड़ा क्रेडिट, क्योंकि आगाज तो उसी ने किया था। तो 2022 में जो 1100 का आटा बहुत महंगा होता था, अब 2600 रुपए का सस्ता आटा मिल रहा है। इसमें बड़ी बरकत है, क्योंकि हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ताहयात इस्तिस्ना वाले मौजूद हैं पाकिस्तान में, और ये उन्होंने पाकिस्तान को अपनी टीम के साथ मिलकर संभाल लिया। नाज़रीन, एक और खबर, ये बिजली की कीमत में 2.25 रुपए से जायद का मजीद इजाफा कर दिया गया, मजीद बिजली महंगी कर दी गई। 33.38 रुपए, 33 रुपए 38 पैसे, ये बुनियादी यूनिट की कीमत है। अब इससे आधे से भी बहुत कम पैसों में इमरान खान के दौर में मिलता था। इमरान खान के दौर में जो यूनिट की बुनियादी कीमत थी वो बहुत कम थी, इससे आधे से भी बहुत कम थी, लेकिन आज दुगने से ज्यादा सिर्फ बुनियादी यूनिट की कीमत हो गई है, बेसिक यूनिट जो है एक बिजली का। और फिर जैसे ये स्लैब सिस्टम है, उसके जरिए तो इन्होंने तबाही फेर दी है। आवाम को इन्होंने बिजली के बिलों के बोझ तले दबा के मारने का प्लान बनाया हुआ है। कभी गैस महंगी करते हैं, कभी बिजली महंगी करते हैं, यानी अल्टरनेट डे पे खबर आती है। एक दिन आती है पेट्रोलियम लेवी बढ़ गई, अगले दिन आती है गैस बढ़ गई, अगले दिन आती है आटा बढ़ गया, अगले दिन आती है बिजली बढ़ गई, फिर वापस रिवर्स लगता है, फिर चीनी बढ़ गई, अब इसके बाद जनाब आटा बढ़ गया। ये ना पूरा हफ्ता रोजाना एक चीज की कीमत बढ़ाते हैं ताकि माफिया को फायदा पहुंचे, और लगातार यही किया जा रहा है। नादरीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए पाकिस्तान ने अमन का नोबेल इनाम जो है उसके लिए उन्हें नामजद किया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के दिफाई बजट में 50% इजाफा करने का फैसला किया है। 1.5 ट्रिलियन तक अमेरिकी दिफाई बजट होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, ये सिर्फ अमेरिका से डरते हैं, नेटो से नहीं डरते, और नेटो अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है। और अमेरिकन फोर्सेस वैसे हैं कमाल की, ये आपको मानना पड़ेगा। वो बहुत ताकतवर मुल्क है, उनकी फौज बहुत प्रोफेशनल फौज है, उन्हें जो भी टारगेट मिलता है वो अचीव करते हैं, बाकी फौजें ऐसे नहीं कर सकती। तो उनका दिफाई बजट बढ़ रहा है
और उनके कुछ नेशनल इंटरेस्ट है जिन्हें वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।